एपिसोड 24। डिस्क्लेमर दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इस कहानी के नामपात जगह या कोई दृश्य किसी वास्तविक जीवन से मिलते हैं तो ये केवल एक सहयोग है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुनें, और साथ ही अगर आप इस चैनल हिंदी रियलिस्टिक स्टोरीज पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। अभिनव और विक्रम ने उस लड़की को पकड़ा और विक्रम की जीप में बिठाकर उसे रेस्टोरेंट ले आए। उन्होंने उसे ले जाकर कृष्णा के साथ वाले कमरे में लिटा दिया। उस लड़की को देखकर कृष्णा हैरान रह गई। उन सब की जिज्ञासा अपने चरम पर थी। कोई नहीं जानता था कि वह कौन थी और होटल शीन स्टार में क्या कर रही थी। ये कोई ट्रैप भी हो सकता है श्रीमन का। उसे गौर से देखते हुए विक्रम ने कहा तो अभिनव की सोच की कड़ी टूट गई। हाँ दोस्त, उसे मुझसे ज्यादा कौन जानता है। कहते हुए अनायास ही अभिनव की नजरें कृष्णा के चेहरे पर पड़ी। उसका मासूम चेहरा भय और पीड़ा से पीला पड़ गया था। लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगा, किसी कीमत पर नहीं। कहते हुए उसने आंखों ही आंखों में कृष्णा को तसल्ली दी, मानो कह रहा हो मैं हूं ना। इधर लड़की पूरी तरह नशे में थी और उसकी हालत देखकर साफ था कि उसकी हालत ठीक नहीं। डॉक्टर को बुलाएं क्या? कृष्णा ने चिंता जताई। नहीं, सब ठीक है, बस वह नशे में है, उसे सोने दो, अभिनव ने उत्तर दिया। लड़की करीब 3 घंटे तक बेसुध पड़ी रही। इस दौरान अभिनव और विक्रम ने मिलकर उसे जगाने के लिए एक बार पानी के छींटे मारे, पर उसका शरीर नशे की हालत में जकड़ा हुआ था। विक्रम को ये सब बेहद संदिग्ध लग रहा था। उसने कमरे में चलते हुए एक बार फिर से लड़की को गौर से देखा। क्या ये भी इस पूरे खेल का हिस्सा है, या ये सिर्फ एक मोहरा है जिसे इस्तेमाल किया जा रहा है? विक्रम ने सोचा। कुछ और घंटे बीते और अचानक लड़की की पलकों में हरकत हुई। उसकी सांसें गहरी हो गईं और उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं। पहले तो उसकी आंखों में घबराहट थी, पर जैसे जैसे उसने चारों ओर देखा, उसे समझ आया कि वह एक कमरे में है और कोई उसके आसपास खड़ा था। लड़की ने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन नशे का असर अभी भी उसके शरीर पर था। उसने बोलने की कोशिश की, पर उसकी आवाज कांप रही थी। अभिनव ने लड़की के ठीक होने का इंतजार किया। कुछ देर बाद जब लड़की थोड़ा होश में आए तो उसने चुप्पी तोड़ी। मेरा नाम रूबी है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज में हल्की कंपकपी थी। मैं NIA की एजेंट हूँ। अभिनव और विक्रम दोनों चौंक गए। एक पल के लिए कमरा पूरी तरह से शांत हो गया, जैसे हवा भी थम गई हो। अभिनव ने रूबी की ओर गौर से देखा और उसके शब्दों को समझने की कोशिश की। NIA, अभिनव ने दोहराया, जैसे वह खुद इस जानकारी को पचा नहीं पा रहा था। रूबी ने फिर धीरे धीरे पूरी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह पिछले कई महीनों से श्रीमन रायजादा के ड्रग्स नेटवर्क की जांच कर रही थी। NIA को सूचना मिली थी कि यह बिजनेसमैन सिर्फ व्यवसाय के नाम पर अपनी पहचान बनाए हुए है, जबकि असल में वह ड्रग्स की तस्करी में लिप्त है। रूबी की बात सुनकर अभिनव और विक्रम को यकीन हो गया कि इस मामले में वे अकेले नहीं थे। उनकी आंखों के सामने अब पूरा परिदृश्य बदलने लगा था। ये लड़ाई सिर्फ एक व्यक्तिगत साजिश से कहीं ज्यादा बड़ी थी। रूबी ने आगे बताया कि कैसे उसे धोखे से पकड़ लिया गया था। एक दिन जब वह श्रीमन के आदमियों का पीछा कर रही थी, तभी किसी ने उसे पकड़कर आम लड़की समझ नशे का इंजेक्शन दे दिया। उसके बाद उसे एक अज्ञात स्थान पर कैद करके रखा गया था, जहां से वह मुश्किल से भाग पाई थी।
उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह अपने होश खो बैठी थी और आखिरकार अभिनव और विक्रम के सामने आ गई। मुझे ये केस सौंपा गया था, रूबी ने कहा, उसकी आवाज़ अब स्थिर हो रही थी। पर मैंने उन्हें कम आंका। वो लोग खतरनाक हैं। और उनके पास संसाधन भी हैं। अभिनव ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। इस मामले का दायरा अब और भी बड़ा हो चुका था। उसे पता था कि अब समय हाथ से निकल रहा था और उन्हें जल्दी से कार्रवाई करनी होगी। रूबी ने भी इस बात पर जोर दिया कि उनके पास ज़्यादा समय नहीं था। उसने कहा कि उनके पास जो पेपर्स थे, उनमें कुछ कोडेड संदेश थे। उन संदेशों में उन स्थानों का जिक्र था जहां पर ड्रग्स का बड़ा स्टॉक छिपाया गया था। रूबी अब लगभग पूरी तरह से होश में आ चुकी थी और उसकी आंखों में एक नई ऊर्जा थी। उसने अभिनव और विक्रम को अपनी योजना के बारे में बताया। उसने कहा कि अब उन्हें एक टीम के रूप में काम करना होगा, क्योंकि वे सभी इस केस में एक ही दिशा में बढ़ रहे थे। अभिनव ने उसकी बात से सहमति जताई। रूबी की जानकारी और उसका अनुभव इस केस को सुलझाने में अहम साबित हो सकता था। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, श्रीमन और विकास राव की गतिविधियों पर नज़र रखना और साथ ही उन कोडेड संदेशों को समझना, जिनमें ड्रग्स के ठिकानों की जानकारी छिपी हुई थी। अभिनव ने धीरे धीरे उन पेपर्स को फिर से खंगालना शुरू किया। उसके पास अब ज़्यादा स्पष्टता थी कि इन संदेशों में क्या छिपा हो सकता है। रूबी ने कुछ संकेत दिए, जिनसे वह कोड को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। रेस्टोरेंट के कमरे में अभिनव, विक्रम और रूबी की बातचीत के बीच केस की जटिलताएं और गहरी होती जा रही थीं। उधर रायजादा परिवार के घर में भी हलचल अपने चरम पर थी। श्रीमन और उसके पिता के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा था। केस की सुनवाई नज़दीक थी और रायजादा परिवार पर इसका गहरा असर पड़ रहा था। रायजादा हवेली के भव्य ड्राइंग रूम में श्रीमन अपने पिता के सामने खड़ा था। कमरे में भारी सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों के बीच अनकही हलचल चल रही थी। मिस्टर जगपाल रायजादा की गंभीर आवाज़ कमरे में गूंज उठी, ये तुमने क्या हाल बना रखा है, श्रीमन? कभी घर में पुलिस रेड डालती है तो कभी कोई तुम्हारे कमरे में सेंध लगा देता है। ये सब चल क्या रहा है? मैंने तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और तुमने हमारे नाम को मिट्टी में मिला दिया। श्रीमन ने अपने पिता की बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। उसकी आंखों में घृणा और गुस्से की मिलावट साफ दिख रही थी। पापा, आप ये मत पापा, आप ये मत भूलिए कि आज तक मैंने इस बिजनेस को पूरी लगन से यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैं इसे नहीं संभालता तो हमें कोई और निगल जाता। ये बिजनेस की दुनिया है और यहाँ जो भी हो, सब जायज़ है। जगपाल रायजादा को ये जवाब सुनकर और भी क्रोध आया। वह अपने बेटे को हमेशा से एक समझदार व्यवसायी बनाना चाहते थे, लेकिन श्रीमन का रास्ता उन्हें कहीं और ले जा रहा था। कृष्णा वाला केस उनके परिवार की प्रतिष्ठा को खत्म कर रहा था और अब वैदिक का केस उनके पूरे परिवार के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका था। तुम्हारी सोच बहुत छोटी हो गई है, श्रीमन। तुमने जो रास्ता चुना है वह हमें बर्बाद कर देगा। ये केस अब सिर्फ कानूनी लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत का सवाल है। अगर वैदिक का केस जीता तो हमारी साख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। श्रीमन ने एक लंबी सांस ली और फिर अपनी जगह से उठकर अपने पिता के करीब आ गया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और घमंड दोनों झलक रहे थे। डैड, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सब कुछ संभाल रखा है। वैदिक का केस हमारे खिलाफ नहीं टिकेगा। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो इस केस को अदालत में पहुंचने से पहले ही खत्म कर देंगे। ये लड़ाई हम जीतेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। जगपाल रायजादा ने बेटे की बातें सुनी।
लेकिन उनके दिल में बेचैनी बढ़ रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि श्रीमन अपने तरीके से खेल रहा है और यह खेल अब बहुत खतरनाक हो चुका था। रायजादा परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर थी और उनके बेटे ने इसे एक बर्बादी की ओर धकेल दिया था। तुम्हें पता भी है तुम किस हद तक जा रहे हो? ये सिर्फ पैसे का खेल नहीं है, ये जिंदगियों का सवाल है। और जब कानून और सच सामने आते हैं तो कोई भी पैसे से उसे नहीं छिपा सकता। श्रीमन ने अपने पिता की बातों को नज़रअंदाज किया। वह पूरी तरह से अपने प्लान पर भरोसा कर रहा था। उसे यकीन था कि किसी भी तरह से वह इस केस से जीतकर बाहर आएगा। आप देख लीजिएगा पापा, ये केस खत्म हो जाएगा और कोई हमारी तरफ उंगली भी नहीं उठा पाएगा, उसने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया। जगपाल रायजादा ने अपने बेटे को देखा और पहली बार उनके मन में डर समा गया। उन्हें यह एहसास हो रहा था कि श्रीमन ने अपने आप को इस अंधेरे खेल में इतना गहरा डाल दिया है कि अब वह पीछे नहीं हट सकता। डैड, अब मैं वो करूँगा जो इस पूरे खेल की बाजी पलटकर रख देगा। एकाएक श्रीमन अपनी जगह से उठा और एलानिया अंदाज में कहने लगा। कोई नहीं जानता था कि श्रीमन का अगला कदम क्या था, पर उसके चेहरे की क्रूरता बता रही थी कि वह कोई बड़ा निर्णय ले चुका था।